नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी अगर डिफेंस लाइन में जॉब करना चाहते हो तो सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन की बहुत ही बड़ी तादाद में वैकेंसी को निकाला गया है। तो 9195 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें ना आपको फॉर्म फिल करने में जो चालान लगेगा, अगर आप जनरल कैंडिडेट या तो फिर ओबीसी हैं तो 100 रुपए का चालान लगेगा, और अगर आप एससी एसटी या तो फिर फीमेल हैं तो आपको 0 रुपए का चालान लगेगा। आप फ्री में फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो, तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन और क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, इसमें आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ना आप इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक कर लेंगे, मतलब नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू डिटेल का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा ना वो खुल करके आ जाएगा। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड पॉइनर मेल एंड फीमेल 2026 सीआरपीएफ का। अब इसमें जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना 20/4/2026 में, इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है 19/5/2026 तक रखा गया है। स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ना आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक की आपको सैलरी मिल जाती है। वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, वो आपको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टेट वाइज करके बताया गया है कि किस स्टेट में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 9155 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 से 27 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसका जो डेट ऑफ बर्थ का कंडीशन है ना वो आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए फॉर द पोस्ट, ये जितने सारे पोस्ट आपको दिख रहे हैं ना सभी के लिए एक ही एज लिमिट रहने वाला है। ठीक है, अगर आप अपर एज से आते हैं तो एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज करके यहाँ पे आपको बताया गया है कि SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन लेना है तो यहाँ पे क्रूशियल डेट ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस आपको बताया गया है। इस 5/2026 से पहले ना आपका सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। जैसे SC ST कैंडिडेट हैं अगर आप, या तो फिर OBC कैंडिडेट हैं, या तो फिर EWS कैंडिडेट हैं, तो 19/5/2026 से पहले ना आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाना चाहिए। जो कि फॉर्मेट आपको यहाँ पे नीचे दिया गया पेज नंबर 41-42 में आप देख लेंगे। आपको SC ST और OBC का और EWS का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में ना आपको सर्टिफिकेट को बना करके यहाँ पे अपलोड करना है। इस पोस्ट के लिए क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप ड्राइवर में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो मिनिमम जो आपको क्वालिफिकेशन है ना वो 10th पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना, हाईवे ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास ना 12th का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ में आपका 2 ईयर का ITI होना चाहिए और 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। फॉर ऑल ट्रेड्समैन के लिए 10th क्वालिफिकेशन रखा गया है, और साथ में जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन लगने वाला है ना, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे ना, रिस्पेक्टेड ट्रेड के अकॉर्डिंग आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, पॉइनर बिंग मेसन इलेक्ट्रीशियन का जो वैकेंसी निकाला गया है ना, इसमें भी अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एग्जामिनेशन फी आपका कितना लगने वाला है, तो 100 रुपए का आपका एग्जामिनेशन फी लगेगा। आपकी जनरल कैंडिडेट EWS और OBC कैंडिडेट के लिए होगा, और अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका यहाँ पे चालान नहीं लगेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप मेल हैं और फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपका मिनिमम जो है ना वो हाइट होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आते हैं इसी वेबसाइट पे। अपने CRPF में कभी भी फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो आपको यूजर ID पासवर्ड जो है ना आपके मेल पे ही रहेगा। अगर आपने इसके साइट पे पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, मतलब इसमें कभी भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है
कैंडिडेट लॉगिन का इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने लॉगिन डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, जिस ईमेल आईडी से आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है, जो कि पासवर्ड आपके ईमेल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपको पासवर्ड ध्यान में नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर हियर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आप अपना एक ईमेल आईडी फिलअप करेंगे जो कि एक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है जो कि रिचार्ज होगा, उस पर ओटीपी जाएगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको एक देखना है वो जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपसे बोला जाएगा कि आपके मोबाइल और ईमेल पे ना सक्सेसफुली ओटीपी को सेंड कर दिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ना दो बॉक्स खुल करके आ जाएगा, एक में मोबाइल ओटीपी आपको फिलअप करना है और एक में ईमेल ओटीपी आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। से ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। तो आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से स्क्रॉल करके आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपका जो यूजर आईडी है ना वो क्रिएट हो चुका है। आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा कि सीआरपीएफ में कौन सी करंट ओपनिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई हियर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जो डाटा अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया ना, अपना पर्सनल डिटेल जैसे कि आप अपना नेम, आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसमें आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आइडेंटिटी टाइप आपको सबसे पहले बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास ना आइडेंटिटी टाइप में क्या है, जैसे पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी आपके पास है आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। जो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे ना उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि मान लो आपने आधार सिलेक्शन किया तो आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। आपने पैन कार्ड सिलेक्शन किया तो आपको पैन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। इसी प्रकार से जो भी आप सिलेक्शन करेंगे उस डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपसे बोला गया है नेम ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो आपने यहाँ पे आधार चूज किया या तो फिर पैन चूज किया या तो फिर पासपोर्ट चूज किया, उसमें ना आपका नाम क्या है, आप अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ईयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अपना ईयर यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद मंथ आपको चूज करना है, तो इस प्रकार से एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और इसे आप स्क्रॉल कर लेंगे जो भी आपका मंथ होगा। उसके बाद आप अपना डेट को चूज करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। जो डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे फिलअप होना उसके अकॉर्डिंग आपका एज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको नेशनैलिटी बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है, ये भी आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आपको परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ बॉडी बताना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा के निशान है, तिल का निशान है, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैटेरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप मैरिड होंगे तो मैरिड को चूज करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड को चूज करेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको डोमिसाइल डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि क्या आपके पास डोमिसाइल प्रमाण पत्र है, तो अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप अपने मूल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित हुए हैं, तो अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में गए होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद स्टेट ऑफ रीजन बताना है कि आप ना किस स्टेट से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को नेम को चूज कर लेंगे जिस भी स्टेट से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, तो इस स्टेट के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे फिल करना है। तो कैटेगरी रिजर्वेशन पूछा गया है, तो सबसे पहले
पहले आपको धर्म पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते होंगे ना, आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। कैटेगरी आपसे पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस कैटेगरी से आते हैं, जैसे जनरल या SC ST OBC या EWS, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप अपने कैटेगरी को चूज करेंगे और उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। सर्टिफिकेट इशू स्टेट आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ ना वो किस स्टेट से इशू हुआ। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को नेम को चूज कर लेंगे। जो आप स्टेट को नेम को चूज करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को चूज कर लेंगे। सर्टिफिकेट का इशू अथॉरिटी आपसे पूछा गया है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम बताएं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए जिस भी लेवल से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ ना, जैसे DM लेवल से या तो फिर ADM लेवल से या तो फिर सिटी मजिस्ट्रेट से या तो फिर डिप्टी कलेक्टर से या तो फिर सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, तो जहां से भी आपका इशू होगा आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी ईयर में आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ ना, सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपको मंथ को स्क्रॉल कर लेना है और उसके बाद डेट को चूज कर लेना है। आपका इशू डेट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अदर रिजर्वेशन डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो भर्ती का तरीका आपको यहाँ पे बताना है, मतलब मोड ऑफ रिक्वायरमेंट। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको डायरेक्ट एंट्री चाहिए या तो फिर आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपको डायरेक्ट एंट्री को चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यहाँ पे आपको यस को चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है जो कि कोर्ट में लंबित है या तो फिर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे। और अगर क्रिमिनल केसेस नहीं होगा तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आग्रसित, अगर आपके फैमिली में कोई 1984 के दंगों में मारे गए होंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और यस को चूज करना है, तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे अचीवमेंट पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास किसी स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद पोस्ट सिलेक्शन की बारी आती है, तो आप ना किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं ना, सारे पोस्ट का नेम यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। आप अपने पोस्ट का नेम को यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। अब आपको एड्रेस डिटेल को फिल करना है। तो आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि आप अपना विलेज का नेम इस प्रकार से फिलअप करेंगे, जो भी आपका विलेज होगा। उसके बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपना पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है। यहाँ पे आपको स्टेट बताना है कि आप ना किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी स्टेट के रहने वाले होंगे आप अपने स्टेट के नेम को चूज कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको विलेज या तो फिर सिटी का नेम बताना है। यहाँ पे आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन बताना है कि आप ना किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस बताना है। उसके बाद आपको तहसील का नेम बताना है। तो यहाँ पे आप अपना ब्लॉक का नेम फिलअप कर सकते हैं या तो फिर आप अपना मंडल का नेम भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा गया है। तो जो अभी आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम करस्पॉन्डेंट एड्रेस रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेम एज परमानेंट एड्रेस का। इस पर आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका ये डिफरेंट है तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन टाइप मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको SSC मैट्रिक या हाई स्कूल को चूज कर लेना है। उसका सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। आपने कब मैट्रिक पास किया उसका ईयर आपको यहाँ पे बताना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ईयर में आपने 10th क्वालिफाई किया ना, आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टेट आपको यहाँ पे बताना है कि आपने जिस बोर्ड से क्वालिफाई किया 10th, वो बोर्ड ना कौन से स्टेट में स्थित है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट में आपका बोर्ड स्थित होगा आप अपने स्टेट का नेम को चूज कर लेंगे। अब जो स्टेट नेम आप चूज करोगे ना, उस स्टेट में जितने भी बोर्ड यूनिवर्सिटी होंगे उसका नेम आपको यहाँ पे चूज करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आपके बोर्ड का नेम इसमें नहीं आता है तो आप अदर बोर्ड भी चूज कर सकते हो या तो फिर आप स्टेट बोर्ड भी चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये क्वालिफिकेशन आपका ऐड होकर के नीचे की ओर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10th का क्वालिफिकेशन ऐड होने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लेना कि आप ना किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो और उस पोस्ट में आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अगर आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको 10th को चूज कर लेना है। सेम तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जब आप सेकंड क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे ना, नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पे आपका सेकंड क्वालिफिकेशन भी आ चुका है। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने अप्लाई का डैशबोर्ड
खुल करके आ जाएगा। नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। अब जो पोस्ट आपने सिलेक्शन किया था वो भी आपका यहाँ पे शो करेगा। अगर इसे आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अभी भी इसे चेंज कर सकते हो। उससे पूछा जाए क्या आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद एक बॉक्स खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स को एंटर करना है। इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी नोटिफिकेशन में आपको दर्शाया नहीं गया कि आप इसमें डिटेल्स को क्या एंटर करोगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप करेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आपने जिस बोर्ड से 10th क्वालिफाई किया उस बोर्ड का नाम लिख देंगे, आप अपना रोल नंबर लिख देंगे और आप अपना सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या आपके पास इस पोस्ट के अकॉर्डिंग वर्क एक्सपीरियंस है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज कर लेंगे। उसके बाद सेम डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने वर्क कहाँ पे किया, कितने दिनों तक किया, आपने पोस्ट वहाँ पे क्यों छोड़ा, ऐसा करके आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ इस प्रकार से आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट इन पॉइंटर, तो अगर आप अनदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप उसे चूज कर लेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे ना उसका साइज आपको यहाँ पे बताया गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फोटो जो आपसे बोला गया है ना 50 KB से 100 KB के अंडर में आपको बोला गया है, और JPG, JPEG, PNG किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना 50 KB से 100 KB के अंडर में आपको करना है, और जितना भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना 100 KB से 500 KB के अंडर में आप करेंगे, और JPG या तो फिर PNG या तो फिर PDF किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे और फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है तो अपलोड फोटो का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे होंगे ना वहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और अगर आपका ये फोटो गलत अपलोड हो चुका है तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो बारी बारी से इसी तरह से आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। जितना भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना आप बिल्कुल सही तरीके से रीचेक कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने आपके एप्लीकेशन का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। अपने एप्लीकेशन को एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है किसी भी डिटेल में, जैसे कि पोस्ट डिटेल में आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो बारी बारी से आप अपने डिटेल को एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको डेट्स देखने को मिल जाएगा कि किस डेट में आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले से फिलअप करना है कि आप ना ये फॉर्म कहाँ से फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे सेंटर परफॉर्मेंस पूछा जा रहा है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं तो सिंपली आप जहाँ पे भी एग्जाम देना चाहते हैं आप अपने एग्जाम का चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको फी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट भी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आएगा। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और पी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल चॉइस खुल करके आ जाएगा। जैसे कि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या UPI से, आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करके पेमेंट प्रक्रिया को आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपको रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्शन का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रिसिप्ट को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से CRPF में जो वैकेंसी है ना ट्रेड्समैन की, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।